Yes, good evening, all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. All right, friends. So now at 9 p.m. we'll start this class. My first question is, can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, first note करें. अजय, हर्ष, छवि, मयंक, अर्जुन, दीपिका, and other dancers, हरिओम. 2% लोग नहीं देख सकते. कीबोर्ड पे कंट्रोल आइकन प्रेस करो. क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल करने कमेंट लॉगिन करो. मोबाइल से देख रहे हैं, मेक श्योर इंटरनेट की स्पीड से नेट वर्क. क्लास में जो भी डाउट नोट से लिख दो. क्लास के बाद गूगल फॉर्म से पूछ ली. लिंक चैट बॉक्स में फर्स्ट लिंक है. फिर कल मंगलवार में जॉब अपलोड करता हूँ और उसके भी बाद भी डाउट हो तो कोई लोड नहीं लेना है, क्योंकि मेरा अगर खुला था खुला ही रहेगा. यानी कि ये जो डाउट फॉर्म है वो 20 तारीख तक इट विल रिमेन ओपन. मतलब उसका आखिरी जवाब मैं बुधवार को डालूंगा. समझो अभी 14 को भी है. इट इज गोइंग ऑन, चिंता ना करें. कार्यक्रम ऐसा है कि देखिए 14 तारीख को पिलर 6 की टेस्ट होगी. बुधवार है. फिर गुरुवार को 2 टेस्ट होगी एजुकेशन पॉवर्टी की. फिर शुक्रवार को 2 टेस्ट होगी वीकर सेक्शन और एचआरडी की. और शनिवार को मेगा टेस्ट होगी 100 क्वेश्चन की. ऐसा जबरदस्ती नहीं कि इसी तेजी से दौड़ना है. आप अपने हिसाब से स्प्रेड आउट कर दो कि अच्छा मैं एक टेस्ट इधर दूंगा, एक इधर इधर. मुझे क्या उसे शेड्यूल में बंद करना पड़े ताकि आपको बाकी कुछ काम करना है प्लान कर सके. बाकी गूगल फॉर्म तो है ही, खुला रहेगा. उसके बाद भी नया बैच बनेगा. तो बैच मतलब क्या, हम वापस मिलने वाले हैं जून के अंदर मेंस क्लासेस के अंदर. एनीवे, सो नाउ टुडे इज द लास्ट लेक्चर फॉर दिस प्रीलिम्स कोर्स. तो पिलर 6 के अंदर बाहुबली पैदा हो गया, खाना खिला दिया, दर्शन सफारी स्कूल चला गया, 3 इडियट्स कॉलेज चले गए, वरुण धवन को स्किल मिल गया, पीपी लेवल की गरीबी दूर हो गई. कल गली बॉय यानी वीकर सेक्शन का भी उत्थान हो गया. अब आज 2 चीज बचती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. इसका भी हैंडआउट अपलोड कर दिया है. तो वो आप अनअकैडमी अपने मोबाइल कोर्सेज लेटेस्ट पीसीबी 13 बेल आइकन दबाओ, मिल जाएगा. डेस्कटॉप से देख रहे हैं unacademy.com/atman.org कोर्सेज लेटेस्ट, और उसमें ये पीसीबी 13 में आप जाइए, अपडेट बटन बेल आइकन राइट हैंड से मिल जाएगा. अभी कुछ कंसेप्ट समझते हैं. कोई भी देश के अंदर एक तो आपकी आर्थिक पूंजी हो सकती है, इकोनॉमिक कैपिटल. कुछ कल्चरल और एजुकेशनल कैपिटल हो सकता है कि बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, क्या संस्कार दिए जा रहे हैं. और तीसरा होता है सोशल कैपिटल. ये जो सोशल कैपिटल है कि इमरान हाशमी को उसके चाचा या मामा महेश भट्ट ने ये कहा कि देखो भतीजे, ये सब आईडी नीट, इसमें सब टाइम वेस्ट नहीं करना है, यूपीएससी में भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुम आओ मैं तुम्हें फिल्म में हीरो बनाऊंगा. तो इमरान हाशमी ने कहा ठीक है, आप बता रहे हैं तो मैं यही करूंगा. तो दैट इज कॉल्ड सोशल कैपिटल. मतलब आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो आपको सही जानकारी दे, कोई जॉब धंधा निकलवाने में, इमरजेंसी में आपकी मदद करे, तो ये सब होता है आपका सोशल कैपिटल. कुछ लोगों का सोशल कैपिटल हाई है, इसलिए वो जिंदगी में तरक्की करते हैं. आपका मेरा सोशल कैपिटल थोड़ा कम है, इसलिए हम अभी बहुत बड़े मुकाम पे नहीं पहुंच पाए. लेकिन फिर आपके बाद जो आपके भाई बहन और छोटे बच्चे होंगे, उनका सोशल कैपिटल ज्यादा होगा, तो वो और आगे बढ़ पाएंगे मोर देन यू. तो दैट इज सोशल कैपिटल. अब इधर से यूपीएससी में प्रश्न पूछा, जॉब कम्युनिटी क्या गिव यू 30 सेकंड्स. तो ये जो प्रश्न है असल में यूपीएससी ने एनसीईआरटी सोशियोलॉजी में से उठाया है. वहां पर एक ऐसा उदाहरण दिया है कि आप अपने किसी रिश्तेदार के लड़के को सलाह देते हैं कि तुम ये वाला ग्रेजुएशन स्ट्रीम करो, वो आपकी सलाह मानता है, ग्रेजुएशन करता है, उसको नौकरी मिलती है. तो ये सब जो आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट और हार्मनी है, यही होता है आपका सोशल कैपिटल. तो बाकी स्टेटमेंट गलत है और ये वाला सही है, क्योंकि ये एनसीईआरटी सोशियोलॉजी से सीधा आया है. आपके तो फिर तो पूरी किताब पढ़नी चाहिए. देखिए आपके पास टाइम बचे तो पढ़ना, में इसमें भी बहुत सारी चीजें उपयोगी है. मैंने इस पे और लेफ्ट राइट नहीं किया. अब देखिए, अब याद करो, एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज में से काफी कुछ हमने पढ़ा है, चाहे पिलर 1 सी हो, फिर वो पिलर 3 ए के अंदर याद करो सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट से लेके बहुत कुछ, क्योंकि वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली प्रश्न वहां से आए हैं. ये एनसीईआरटी सोशियोलॉजी पढ़ के उसमें से मैं इकोनॉमिक का एक्सट्रैक्ट करके मान निकालूं और आपके 25 पेज ऐड हो जाए उसका आरवाई, उतना मुझे बेहतर लगा नहीं, इसलिए मैंने वो लेफ्ट राइट की नहीं. लेकिन टाइम मिले पढ़नी चाहिए, निबंध लिखने में भी आपको उपयोगी है. तो ये हमने समझा सोशल कैपिटल. तो फिर सोशल ओवरहेड कैपिटल क्या है कि जैसे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, कॉलेज, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, ये सबको कहते हैं सोशल ओवरहेड कैपिटल. ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने व्याख्यायित किया और फिर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इस पे बहुत पैसा खर्च किया, ये बहुत बेस्ट चीज है. तो दैट इज सोशल ओवरहेड कैपिटल. बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा उसकी वो बात कर रहा है. इसके बाद एनसीईआरटी ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 अप्रोच दिए. रटने हैं क्योंकि सीधा यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है. पहला तो अप्रोच है इनकम अप्रोच. वो ऐसा कहता है कि आपके पास पैसा ज्यादा है तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि आप खुद में अपने बच्चों में हेल्थ, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, बिजनेस सब में आप इन्वेस्ट कर पाएंगे. तो जो मालदार है उसके बच्चे आगे बढ़ पाएंगे. तो दैट इज इनकम अप्रोच कि इनकम बढ़ेगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ेगा. दूसरा है वेलफेयर अप्रोच. ये ऐसा कहता है कि जो जनता होती है, खासकर गरीब, वो सब आलसी और निष्क्रिय होते हैं, उनको अपना कुछ बना नहीं चाहिए, उनको बस पड़े रहना है. तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उन पे पैसा खर्च करे, उनको हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सर्विस वगैरह दे, क्योंकि पीपल लेजी, इनेप्ट, आलसी निकम्मे होते हैं. दैट इज वेलफेयर अप्रोच. ह्यूमन डेवलपमेंट का तीसरा अप्रोच है बेसिक नीड्स. वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी आयाम दी है कि देखो सरकार ने हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई आदि 6 चीजों पे इन्वेस्ट करे तो बाकी पब्लिक खुद की मेहनत से कुछ ना कुछ काम धंधा ढूंढ लेती है. तो गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन प्रोवाइडिंग बेसिक नीड्स. चौथा अप्रोच है ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रोफेसर अमर्त्य सेन, नोबेल प्राइज विनर, इंडियन इकोनॉमिस्ट. उन्होंने दिया कैपेबिलिटी अप्रोच कि सरकार ने ऐसी चीजों पे इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे जनता की कैपेबिलिटी बढ़े. फिजिकल कैपेबिलिटी बढ़ानी है तो हेल्थ पे, मेंटल कैपेसिटी बढ़ानी है एजुकेशन पे, और उसको कुछ लोन वगैरह दिया जाए ताकि उसको बिजनेस अगर 10 लोग को रिक्रूट करके करना था 25 लोग को नौकरी पे रखे. ये सब अगर सरकार करेगी तो अपने आप जनता अपना डेवलपमेंट कर लेगी, ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ ही जाएगा. इधर से ईपीएफओ में पूछा कि रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करो, रॉन्ग है डी. ये क्यों है उसकी हिंट भी मैंने बाजू में लिखी है कि वो 40 सेकंड इसको दिमाग में उतारो. हाँ, तो देखिए क्या पूछा है कि गलत स्टेटमेंट ढूंढो. तो डी ऑप्शन क्या कहता है कि वेलफेयर अप्रोच में सरकार अदानी, अंबानी और स्टार्टअप वालों को बहुत मदद करे. तो वो तो उल्टी बात है ना. वेलफेयर अप्रोच तो ये कहता है, क्या कहता है, ये जो सब गरीब हैं वो आलसी निष्क्रिय होते हैं, दे आर ओनली पैसिव पार्टिसिपेंट्स एंड रेसिपिएंट्स, इसलिए सरकार ने उनके कल्याण के लिए बहुत फोकस करना चाहिए. गरीब कल्याण करो, उसका मेन उद्देश्य है. उद्योगपति को मतलब टुकन से पढ़ना है उसको. गवर्नमेंट प्रोटेक्शन प्रमोट्स द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, अदानी अंबानी को मदद करेगी ताकि वो जाके फिर अदानी अंबानी गरीब कल्याण करेंगे, ऐसा वो बोले तो गलत है. तो रॉन्ग स्टेटमेंट. ये सब उन्होंने उठाया किधर से है, एनसीईआरटी क्लास 12 ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक जो मेरे वेबकैम में आप देख सकते हैं. पतली सी किताब है,
तो ये भी खरीद मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, पर मेरी आपको सलाह अगर अफोर्ड कर सकते हो, ये 75 रुपीज़ की दुकान से अमेज़न से मंगवा के पढ़िए, सुकून से पढ़िए। जब ये पढ़े मोबाइल फ़ोन एक तरफ रखना है, सिर्फ हाइलाइटर और बॉल पेन हाथ में रखनी है और बाजू में कुछ ना कुछ लिखते रहना है। वेरी डिसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, चाहे कोई एग्ज़ाम उठा लो। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है इसके 4 पिलर हैं, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट। ऐसा क्यों है? बस ऐसा ही है। 5वां पिलर क्यों नहीं है? होना चाहिए, पर एनसीईआरटी ने बोला 4 पिलर हैं, वो भी इसी में सब दिए ह्यूमन ज्योग्राफी में। और इधर से उठा के उन्होंने पूछा सीरियस में कि अच्छा 4 पिलर कौन से हैं? अब देखिए सारे ऑप्शन ठीक ही लगते हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन है बी। तो समटाइम्स यू हैव टू मेमोराइज़ लाइक दिस। आपको ये सब हैंडआउट में दिया क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया है। अब मेन चीज़ पे आते हैं यूएनडीपी का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन की एक इकोसॉक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके नीचे संस्था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये लोग ह्यूमन डेवलपमेंट का सब निकालते हैं। इसमें भी याद रखना है कि पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट मियां बुल हक, उसने ह्यूमन डेवलपमेंट की कंसेप्ट सबसे पहले दी थी। आगे तो विकिपीडिया से बता रही है, पाकिस्तानी कुछ नहीं कर सकते। नॉर्मली आई वुड एग्री, पर ये अपनी एनसीईआरटी में लिखा है, इसलिए वी हैव टू एक्सेप्ट एंड टेक अकॉर्डिंगली। हाँ, तो याद रखना है पहला ये कंसेप्ट किसने दिया? मियां बुल हक ने। उसके बाद मियां बुल हक और अमर्त्य सेन ने मिलके उसकी प्रॉपर फार्मूला बनाई और उस हिसाब से एचबीआई का ये जो इंडेक्स है 1990 से बनाया जा रहा है, पब्लिश किया जा रहा है। एचबीआई इंडेक्स बहुत आसान है, इसमें 3 कंपोनेंट है। पैदा होता तो हेल्थ चेक करेंगे, फिर वो बच्चा पढ़ता उसका एजुकेशन चेक करेंगे, फिर वो पैसे कमाता उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेक करेंगे। तो बेसिकली 3 चीजें देखनी है, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसका फार्मूला क्या होगा? तो फिर a + b + c डिवाइड बाय 3। क्या ऐसा सिंपल एवरेज करेंगे? नहीं, इधर वो एवरेज ऐसा निकालते हैं कि क्यूब रूट ऑफ a * b * c, ताकि ये बहुत ज्यादा अच्छा एवरेज आपको मिले। तो जो भी ज्योमेट्रिक मीन या कुछ होगा वो निकालते हैं। 3 पद हैं तो क्यूब रूट करेंगे। अब इसके बाद मित्रों, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें 2025 का जो रिपोर्ट है उसका लेटेस्ट डेटा भी आपके हैंडआउट में दिया है। लेकिन अभी पावर पॉइंट में जो ग्राफिक्स है वो 2024 वाले रिपोर्ट के ही हैं, क्योंकि हमें बस थियरी समझनी है, तो वो हर एक छोटा-छोटा सेल एडिट करने में टाइम जितना जाए वो मैं करूँगा, थोड़ा और कैलेंडर क्लियर हो जाए। तो अभी हम थियरी पुराने डेटा से समझेंगे, बाकी लेटेस्ट नंबर आपके हैंडआउट में दिए और लेटेस्ट नंबर स्लाइड में भी दिए हैं। बेसिकली 2025 की मैं बात करूँ, आइसलैंड नंबर 1, फिर नॉर्वे दूसरे नंबर पर है, स्विट्जरलैंड भी दूसरे नंबर पर है, मतलब समझो टाई हो गया। तो यानी तीसरा नंबर कोई नहीं होगा, फिर सीधा चौथा नंबर होगा किसी का। करते-करते भारत का 130 नंबर है और बांग्लादेश का भी उतना ही है। तो ये सब बातें उसमें। खैर, हम लोग देख रहे थे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो मैंने आपको बताया जो डेटा अभी हम टेबल में होगा वो 2024 का होगा, उसकी चिंता ना करें, लेटेस्ट आपके रिपोर्ट हैंडआउट में दिया गया है। तो हमें 3 चीज़ें निकालनी है, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो मान लीजिए 2022 का जो डेटा जो 2024 के रिपोर्ट में आया होगा, उसके हिसाब से भारत में हेल्थ तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो 68 ईयर्स। नॉलेज, अब नॉलेज में इनके 2 इंडिकेटर हैं। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कि मान लो भारत में सबने क्लास 1 to 12 पढ़ना चाहिए, 12 साल पढ़ना चाहिए। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, औसत कितनी पढ़ाई की? हो सकता है 7 साल पढ़ने के बाद बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हो। तो एवरेज खुद निकाल पता चले एवरीवन इज नॉट स्टडीइंग फॉर 12 ईयर्स। सब लोग 12 साल नहीं पढ़ रहे हैं, ज्यादातर लोग 7 साल के बाद निकल लेते हैं। फिर तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम इन यूएस डॉलर परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट के हिसाब से वो जो भी 6-7 हज़ार डॉलर अपना होगा। तो हमने करना क्या है, ये तीनों नंबर्स हेल्थ, एजुकेशन और इनकम, इसका क्यूब रूट निकालोगे तो जवाब आएगा, जवाब कुछ आएगा 0.6। उसके मुकाबले स्विट्जरलैंड, नॉर्वे किसी का जवाब निकालो तो वो आएगा 0.9। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये ऐसी चीज़ है कि इसका जवाब हमेशा 0 से 1 के बीच आता है, क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसी है, a * b * c का जो क्यूब रूट करके आपको मैं बता रहा हूँ, उससे तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो भी है 0 से 1 के बीच आपका जवाब आएगा। कितना आएगा? इंडिया का 0.6 आएगा, मान लो नॉर्वे स्वीडन का 0.9 आया, तो जितना आगे नंबर आएगा उतनी पॉजिटिव बात है। द हायर द नंबर क्लोजर टू 1, मतलब 0.8 0.9 ऐसा है तो बहुत बेहतरीन बात है। अपना 0.6 है तो समझो 130 के आसपास अपना रैंक निकलता है। तो दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। और उस हिसाब से 2025 का जो रिपोर्ट आया, जिसमें असल में डेटा 2023 का है, उसमें उन्होंने निकाला तो आइसलैंड सबसे पहले है, फिर नॉर्वे, स्विट्जरलैंड है, करते-करते भारत 130 नंबर पे। हालांकि पिछले सालों के मुकाबले थोड़ा इंप्रूव हुआ है। एकदम बॉटम में सोमालिया और साउथ सुडान जैसे देश होते हैं। अब हालांकि मैं इसका तो बहुत लोड आजकल लेता नहीं, इसका कारण ये है कि उनको भी पता है कि आपको पता है कि कोचिंग वालों ने आपको ये रटवाया है। तो मतलब ऐसे ही अतरंगी सवाल पूछते हैं, ब्रेक में उसको सॉल्व करेंगे, बट प्लीज क्वेश्चन दे आस्किंग, वो भी देखते हैं ब्रेक में, उससे पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया भारत का नंबर 0.6 के आसपास आता है। तो क्या हम ये कहें कि भारत में हर एक व्यक्ति का ह्यूमन डेवलपमेंट 0.6 है, मतलब गरीब आदमी का भी 0.6 और अदानी का भी 0.6? जवाब है नहीं। अदानी का अकेले का अगर ह्यूमन डेवलपमेंट निकालो तो 0.9 आ जाए और ये गरीब का अकेले का निकालो 0.4 पे आ जाए। तो आपस में तो काफी इनइक्वालिटी है, असमानता है। और जब हम पूरे भारत की सारी पॉपुलेशन का एक साथ नंबर निकालते हैं तो ये सब छिप जाता है, इट गेट्स हिडन। तो फिर ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपका मार्क्स आया 0.6, इसको हम इनइक्वालिटी के साथ एडजस्ट करें तो फिर ये मार्क्स आएंगे 0.4। अब समझो ये तो 0 के करीब जाने लगा, यानी कि सैड इमोजी, तो ये खराब चीज़ है। तो जब आप इनइक्वालिटी एडजस्ट करो तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट असल में दिखता है उससे थोड़ा कम है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, उसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्योंकि ये एक ज्योमेट्रिक एवरेज है तो इंटरनल इनइक्वालिटी हाइड हो जाती है, इसलिए हमें फिर इनइक्वालिटी से एडजस्ट करना पड़ता है। तो ऐसा करके ये इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी निकालते हैं, लेकिन उसका रैंक हम करने नहीं जाएंगे, वो यूपीएससी पूछती नहीं है। फिर आजकल इन्होंने एक नया चीज़ और निकाला कि ह्यूमन डेवलपमेंट तो है, लेकिन तुमने पर्यावरण को कितना नुकसान किया उसके साथ एडजस्ट करो। प्लानेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी पीएचडीआई। तो मतलब ये मानव विकास के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कितना किया, ये सब कचरा कितना बर्बाद किया, मटीरियल फुटप्रिंट। तो स्वाभाविक है अगर अपना नॉर्मल जब 0.6 है, मतलब 0.644, तो आप इसे एडजस्ट करोगे तो जब थोड़ा गिर जाएगा 0.625, तो जितना इस तरफ जाएगा 0 के करीब, तो ये कैसे इमोजी। तो ये नई चीज़ इन्वेंट की इन्होंने, प्लानेटरी प्रेशर एडजस्टेड एचडीआई। भारत का हमने जब निकाला 0.6, लेकिन इसमें अगर आप ये करें कि फीमेल का एचडीआई अलग निकालो, मेल का एचडीआई अलग निकालो, मान लो दोनों का ही 0.6 निकले, इसका मतलब क्या होगा 1। तो फिर आप क्या कहेंगे कि भारत में जितना मेल का ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है उतना ही फीमेल का डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन स्वाभाविक है रियल में ऐसा जवाब नहीं आएगा। तो भारत में जब आप निकाले कि केवल महिलाओं का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उनका हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो जवाब है 0.5। केवल पुरुषों का मेल का एचडीआई, उसका जवाब है 0.6, तो रेशियो निकालोगे तो देखो ये 1 नहीं आएगा, 0.8 आएगा। तो जब ये लेस देन 1 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि फीमेल का ह्यूमन डेवलपमेंट कम है, मेल का ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है। अब यहाँ पर रैंकिंग नहीं दिया जाता, ये जो मैंने आपको चीज बताई यूएनडीपी वाले बोलते हैं इसको कहेंगे जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जीडीआई, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, बेसिकली फीमेल डिवाइड बाय मेल। और यहाँ पर रैंक नहीं होता, यहाँ पर ग्रुप होता है, ग्रुप 1 2 3 4 5। तो सबसे बकवास जो देश होते हैं वो 5 ग्रुप में रखे जाते हैं, तो भारत कौन से ग्रुप में आप? वो 5 ग्रुप में रखे हैं। ओके, सो व्हाट वी लर्न इज ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम पे चीजें 3 देखनी है, हेल्दी लाइफ, नॉलेज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और उससे आपको एचडीआई नंबर मिला, मान लो जो भी 130। फिर आपने इनइक्वालिटी के साथ एडजस्ट किया तो इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई। फिर आपने कहा फीमेल डिवाइड बाय मेल एचडीआई करो तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, वो हमने देखा। फिर एक अलग से चीज थी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, तो मतलब मैटरनल मोर्टालिटी क्या है, पार्लियामेंट में महिलाएं कितनी है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, ये सब हमने देखा था। किधर कल के लेक्चर का हैंडआउट जो है पिलर 6 डी वाला, उसमें वीमेन डेवलपमेंट वाला जो सेक्शन है उसमें वो दिया है। तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी यूएनडीपी निकालती है।
और यही यूएनडीपी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी निकालती है। वो याद करो 10 सवाल पूछते हैं, आप खाना कैसे पकाते हो, गोबर से, एलपीजी स्टोव से, और उसमें पता चला भारत की 16.4% आबादी वो गरीबी सहन करती है। ये हमने देख लिया पिलर 6C, मतलब परसों वाले लेक्चर में देख लिया है। तो ये सारे इंडिकेटर्स कौन बनाता है? यूएनडीपी वाले। तो शुरुआत तो की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, फिर इनइक्वालिटी एडजस्टेड, जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर डेवलपमेंट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ऐसा और भी वो अलग-अलग वर्षों में ऐड करते रहे। लेटेस्ट क्या किया, वो प्लैनेट वाला भी उन्होंने ऐड किया, जो मैंने अभी आपको कुछ स्लाइड पहले बताया, ये वाली चीज़। प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड एचडीआई, ऐसा भी उन्होंने निकाला है। अभी इसका रैंक वगैरह हैंडआउट में दिया, अपन बहुत लोड नहीं लेना। इसका कारण कि सीधी चीज़ वो पूछते नहीं, वो थोड़ा जटिल करके पूछते हैं। वो एक एमसीक्यू अपन ब्रेक में देखेंगे, क्योंकि आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसे और छोटे-मोटे रिपोर्ट है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क वो एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकालते हैं। वो सब आपको पूछते हैं कि भाई इनकम, फ्रीडम, हेल्थी लाइफ वगैरह के बारे में आप क्या सोचते हैं? 0 से 10 में मार्क दो, तो भारत का रैंक तो काफ़ी पीछे आता है। मतलब पाकिस्तान और नेपाल भी खुश हैं, हम उनसे ज़्यादा दुखी हैं, ऐसा ये रिपोर्ट से दिखता है। मेरे गले में बात उतरती नहीं। इनकी सर्वे मेथड ही गलत है। वो पूरे भारत में हो सकता है 1000 लोगों का सर्वे करके पूछ रहे हैं, और वो 1000 किसको पूछेंगे जो ट्विटर पे ज़्यादा एक्टिव है। और ट्विटर पे कैसे लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं? जो या तो बहुत गवर्नमेंट के समर्थन में हो, नहीं तो पूरा एकदम एंटी हो। नॉर्मल लोग मुझे नहीं लगता ट्विटर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और अगर आप नॉर्मल है देन यू शुड आल्सो नॉट स्पेंड टाइम। तो खैर दैट इज़ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक वालों ने एक बार निकाला था ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, लेकिन उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि भारत सरकार ने कह दिया कि हम ये रिपोर्ट को मानते ही नहीं है, तुम्हारा मेथड ही गलत है, फिर इसका दिमाग निकल करना है। ऐसा ही यूनाइटेड नेशन एक रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट निकालता है कि भारत के अंदर अल्पसंख्यक खतरे में है वगैरह, तो भारत सरकार उसको भी नहीं मानती है, तो उसमें भी हम बहुत दिमाग नहीं खर्च करेंगे। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ऐसा कौन से देश ने अपनाया या सबसे पहले कहा कि हमें ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस नाम की चीज करनी चाहिए, या उसे ऐसा इंडिकेटर नापना चाहिए? फिनलैंड, भूटान, नेपाल, स्विट्जरलैंड, जो भी आपको ठीक लगे लगाओ तुक्का। वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। अजय, आशुतोष, माधुरी, अर्शदीप, अविशा, शिवम, शालिनी, प्रिंस, मानी, सन्यासी, प्रियंका, अनिशा, अनिष्का, लियो, आयुषी, नवजोत, शुभम, अंशुल, मुनीश, दिव्या, यास्मीन, सरोज, सईद, शीतल, महिमा, चीकू, एलिना, हर्षित, अविराज, अंकित, अंकिता, अंकुर, मानसी, आशुतोष, दिव्या, तिकचंदन, आनंदिता, तवी, अल्फ्रेड, अमर, ओम, आशुतोष, शर्मीन, अमन, हर्षित, मयंक, हर्षण, स्ट्रिक्ट आंसर्स। देखिए ये जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स है, ये भूटान के राजा ने सबसे पहली बार 70s में बात की थी। इन्होंने जो पूछा तो समझो हवा में नहीं पूछा। अगेन सेम यही एनसीईआरटी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर सब दिया है, उठा उठा के पूछते हैं। इकोनॉमी में सारी सब फैक्ट्स याद नहीं रखने, लेकिन ये कुछ चीजें याद रखनी है। रात को 2 बजे भी कोई पूछे कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स भूटान, एशिया का सबसे पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन किधर बना था? कंडला में बना था। आपके तुम गुजराती हो तो तुमको तो याद होगा भाई, इसलिए याद नहीं रखता मैं इसलिए याद रखता हूँ क्योंकि उसको भी बार बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यू हैव टू रिमेंबर सर्टेन थिंग्स। तो भूटान ने सबसे पहले व्याख्या किया ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स होना चाहिए। मतलब सिर्फ पैसा पैसा नहीं, लोग कितने खुश हैं, कितना एनवायरमेंट अच्छा है, सबकी बात करो। फिर एक इंडेक्स बनाया गया फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जो मॉरिस डी मॉरिस नाम के इकोनॉमिस्ट ने बनाया। अपनी एग्जाम में बहुत काम का नहीं, लेकिन वो दूसरी नॉन आईएएस एग्जाम में पूछते हैं। तो दैट इज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसमें कुछ और भी सवाल हैं, लेकिन वो ब्रेक में दिमाग आप लगाएंगे, दैट विल मेक मोर सेंस। ह्यूमन डेवलपमेंट खत्म। नेक्स्ट मुद्दा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो अपना जो पैटर्न रहा, इंडिया बुक इन्फॉर्मेशन भी हम कवर करें, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री सब देख लिया, तो सस्टेनेबल में क्या आएगा? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। तो मैं पढ़ नहीं रहा, ये सारा जनरल नॉलेज कंपाइल करके मैंने हैंडआउट में दिया है, लेकिन आप कॉम्प्लेक्सन मत बनना कि उसमें समझो मैंने एक लाइन में बोल दिया ऑटोनॉमस बॉडी डिपार्टमेंट, लेकिन एनवायरमेंट के नाम पे वो लंबा भी पूछ सकते हैं। अच्छा ये डिपार्टमेंट कब बना था, ये ऑर्गेनाइजेशन का और हेडक्वार्टर किधर है? तो एनवायरमेंट के जो भी कोर्सेज मटेरियल पीडीएफ आप देख रहे हैं उसको सुकून से देखना। यहाँ पर मैंने जैसे रिवीजन एक ऑब्जर्वेशन के लिए दिया है। उसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, जिसके नीचे ये आईएमडी मतलब इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हवामान का जो विभाग है वो काम करता है। इनका भी सब हैंडआउट में दिया, देखना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? कुछ साल पहले ये ऐड आई थी, ये राम कपूर, बड़े अच्छे लगते हो फिल्म। तो उसका ऐड ऐसा है कि उसका बच्चा कहता है कि मुझे अभी साइकिल रिपेयरमैन बनना है, क्योंकि भविष्य में पेट्रोल होगा नहीं, सब साइकिल चलाएंगे, तो साइकिल रिपेयर बनाने वाला ही कोई पैसा कमाएगा। तो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किसने ये सबसे पहले बात की? 1980s में यूएन का ब्रंटलैंड कमीशन था, ये भी याद रखना है। उनका रिपोर्ट था, उसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, ये भी याद रखना है। रात को 2 बजे भी याद रखना है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। ब्रंटलैंड कमीशन, आवर कॉमन फ्यूचर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? कि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को जो पूरा करना है, उससे समझौता किया बिना आप अपनी जरूरतें पूरी करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो पहले तो एमडीजी था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, वो 2000 से लेकर 2015 तक थे, वो तो सब चीज चली गई। अभी एसडीजी है 2016 से 30 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो 17 गोल है, उसमें 169 टारगेट्स हैं। इसको भारत में कौन मॉनिटर करता है? तो नीति आयोग करता है, उसका वो अलग अलग टाइम पे रिपोर्ट इंडेक्स निकालता है। अब इन्होंने 2018 में रिपोर्ट निकाला, तो स्टेट्स को ऐसे क्लासिफाई किया है कि जो स्टेट ने सारे गोल सारे टारगेट अचीव कर दिए वो है अचीवर, तो वो तो कोई है नहीं। जिसका स्कोर मान लो 65 से 99 बने, उसे कहें फ्रंट रनर। और जिसका स्कोर 0 से 49 बने, मान लो आसाम, बिहार, यूपी, तो उसे हम कहें एस्पायरेंट। और इन सबके बीच में वो सब परफॉर्मर 50 to 64 मार्क्स वाले। तो ये 2018 का मैप है। फिर आप देखो 2018 से 19, 19 से 20, फिर ये सब 2023-24 तक पहुंचे। तो इनका कहना है देखो सब जगह सब फ्रंट रनर हो गए, सब बहुत कल्याण हो गया है। रविश कुमार ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं। सो दैट इज नीति आयोग रिपोर्ट। अभी दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये ऐसा पूछ रहा है, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि सब जगह सब चंगा चल रहा है, लेकिन जब आप रैंकिंग बनाओगे तो कुछ स्टेट का नंबर थोड़ा पीछे होगा। तो ये ऐसा पूछ रहा है, ये जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो कि नीति आयोग बनाता है, उसमें सबसे खराब प्रदर्शन कौन से स्टेट्स का है? ऐसा इन्होंने पूछा। मैं आपको 30 सेकंड देखता हूं, फिर उसके बाद वोटिंग लाइन खोलते हैं। हाँ तो मेरे को क्या लगता है आपको? वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। ऑप्शन ई भी स्किप करने के लिए प्रतीक्षा, अक्षिता, सोनिका, कल्पेश, काजल, कुमुदबाला, विशाल, रोहित, आरती, एंजल, हनी, मिस्टर सुजीत, अंशिका, कीर्ति सिंह, राजस्मिता, साक्षी, देवांशु, लियो, अंशु, शिवांत, दीक्षा, गंगा, सोहेल, परीक्षित, संभवी, रुचि, चीकू, दिव्या, हिमांशु, अनुराग, ये सब लोग। फिर कवि, अल्फ्रेड, अमर, अमन, ओम, निखिल, हर्ष, शर्मिन, दीपक, शेल्वी, नदर्श। करेक्ट आंसर्स करीब 51% लोग कुछ करेक्ट जा पाए। देखिए वो तो स्वाभाविक है, इसका तो नंबर हमें देखना पड़े। तो सबसे नीचे कौन है रैंक में? आप देखो आसाम, झारखंड, बिहार, यहाँ जवाब क्या होगा? ये पहली तो बात यह है मित्रों कि इसमें आप तुक्के मारने जाओगे तो आपको बी भी लगे, सी भी लगे, क्योंकि यहाँ ऐसा तो है नहीं कि केरला लिखा है कि आप उसको एलिमिनेट कर देंगे। अच्छा ये नहीं है, तो वेरी क्लोज बाय ऑप्शंस, पूरा पक्का नहीं है, तो क्या मुझे टिक भी करना चाहिए कि नहीं? यू शुड आस्क योरसेल्फ। ये क्वेश्चन एक और कारण से यूनिक है। नॉर्मली यूपीएससी ऐसा करती है
ये नाइजीरिया और सूडान में भूखमरी है, तालाब सूख गया, मिलिट्री coup हो गया, ऐसा वो पूछते हैं। वर्ल्ड मैप में बाकी स्टेट में क्या बुरा चलता है उसका वो आजकल पूछते हैं। लेकिन भारत के खुद के कौन से स्टेट में ज़्यादा पिछड़ापन है, बैकवर्डनेस है, ऐसा उन्होंने मुझे याद नहीं आता पहले कभी पूछा हो एमसीक्यू ऐसा रैंकिंग पूछ के। लेकिन ये इन्होंने पूछा यहाँ पर, तो इट इज़ एन अनयूजुअल क्वेश्चन, अनयूजुअल क्वेश्चन। अब क्या ऐसा इंडेक्स रैंकिंग बना तो 17 गोल्स हैं, तो हर एक में रैंक बन सकता है ना, तो इंडियन एक्सप्रेस वाले ऐसे आर्टिकल लिखते रहते हैं, तो उसका कोई अंत है नहीं, वो हम बर्बाद हो जाएंगे अगर ऐसा पढ़ने बैठे। फिर नीति आयोग ने ये कहा कि देखो स्टेट्स को तो हमने रैंकिंग दे दिया, लेकिन अभी कॉलेज को ठंडक नहीं मिली, क्योंकि यूपीएससी एस्पायरेंट अभी भी शांति से मतलब वो चैन से क्यों सांस ले रहे हैं। तो हम सिटी का भी रैंकिंग निकालते हैं, और तुम सब लोग सिटी का भी रैंक करने बैठना। हालांकि भगवान की मेहरबानी है, यूपीएससी सिटी का रैंक पूछ नहीं रही है, पूछे तो भी फिर स्किप भी करना है, इतना कौन कर सकता है। यू आस्क योरसेल्फ, यू हैव टू ड्रॉ लाइन एट सम पॉइंट कि मैं बाकी सब्जेक्ट क्लियर करूंगा। इसके बाद जितनी स्लाइड है उसमें हम 17 गोल्स और उसके साथ जुड़ी योजनाओं का रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले ब्रेक में 2 क्वेश्चन आप ट्राई करें। मतलब मैं एक क्वेश्चन रखूंगा 2 मिनट के लिए, ये वाला क्वेश्चन, और उसके बाद 3 मिनट के लिए एक और दूसरा क्वेश्चन होगा। सो ब्रेक स्टार्ट्स नाउ। पहले तो ये वाले पे आप नोट पेन से रैंकिंग बनाओ, उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। मुझे लगता है हम इसका वोटिंग कर ही लेते हैं, क्योंकि फिर आप भी भूल जाएंगे अगर मैं इसके बाद दूसरा सवाल रखता हूँ और इस पे हम वापस आते हैं तो। हाँ, तो आपको इसमें क्या लगता है, एबीसीडी या स्किप करना है, ऑप्शन ई भी है। वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। अविनाश, कोमल, शक्ति, टेकचंदन, अंकित, साइनी, दिवाकर, कल्पेश, आयुष, साक्षी, शीतल, प्रशांत, आदित्य, अजय, अभिषेक, लोबजेंग, उदय, समृद्ध, अलका, आशुतोष, खुशी, संभवी, हानि, स्मृति, राजीव, प्रदीप, हर्षित, गंगा, आंचल, सत्यम, संकेत, हरिओम, तुरुचि, अनिकेत, महिमा, कविता, वैभव, अंकित, शुभम, एस्पायर, निशा वगैरह, और छवि, आल्फ्रेड, अमन, अमर, ओम, हर्ष, अरविंद, दीपक, शैलवी, शिबा, करेक्ट आंसर्स। तो मैं जो आपको बता रहा था कि इनको भी पता है, यूपीएससी वालों को पता है कि आपको कोचिंग वालों ने रैंक तो रटवाएंगे कि जो भी फर्स्ट रैंक इसका है वगैरह। तो अब करो कि हम 5 6 देते और अब तुम रैंक बनाओ। अब इसमें आप सोचने बैठो कि असल में स्थिति कैसी है कि हमने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लिए, इनमें भी ऐसा हुआ, लेकिन वो 80s में उन्होंने हमसे पहले एलपीजी रिफॉर्म्स ले लिए, उनका डेंग जियोपिंग या ऐसा कोई नेता था। तो स्वाभाविक है वो हमसे आगे बढ़ जाएंगे, वरना आजादी के तुरंत बाद अगर आप देखें तो चीन की हालत भारत से खराब थी असल में। बट बिकॉज ऑफ द एलपीजी रिफॉर्म्स इन 1980s चीन हमसे आगे निकल गया, हमने 91 में किया था, हम 10 साल पीछे चले। तो जो रैंक बनेंगे यूजुअली उसमें ऐसा आएगा, जो चाइना होगा वो थोड़ा आगे होगा। मतलब ये सब बातें कब की हैं, बिफोर एलपीजी रिफॉर्म्स की, बिफोर एलपीजी रिफॉर्म्स की ऐसी सिचुएशन थी। अभी प्रेजेंटली इन्होंने जो पूछा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, और नंबर समझो, ये नंबर जो है वो अपना नंबर नहीं, इधर का कोड है कि इंडिया मीन्स 2, चाइना मीन्स 1, समझे। तो 1 मतलब उसका रैंक बने ऐसा नहीं, यहाँ क्वेश्चन में उसका सीरियल नंबर क्या बना है, रशिया मीन्स 3, ऐसी बात है। तो अभी जब आप करें असेंडिंग ऑर्डर, मतलब नंबर को भी भूल जाओ, हम सीधा ऐसा करें कि चलो ये स्टेप के हिसाब से कौन सबसे ज्यादा आबाद है। तो रशिया सबसे ज्यादा, चीन उसके बाद आएगा, भारत सबसे पीछे आएगा। अब बीच में क्या बचता है कि ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ये लोग यहाँ पर तीसरा और चौथा रैंक इनमें से किसी एक का हो सकता है, और भारत का 5वां रैंक होगा। खैर तो अल्टीमेटली जवाब ऐसा आता है कि 2 5, मतलब सबसे नीचे है इंडिया, फिर है साउथ अफ्रीका, फिर है ब्राजील, फिर है चाइना, फिर है रशिया। तो जिन्होंने करेक्ट किया, और ये 2023 मतलब इस साल के पुराने वाला जो रिपोर्ट आया होगा उस पर पूछ रहा है क्वेश्चन। अब एक और सवाल है, उसमें हम लोग में आपको जो ब्रेक अपने जारी रखते हैं, 3 मिनट ब्रेक, इस पे आप गौर कीजिए। दिस इज अनदर क्रेजी क्वेश्चन।
10 more seconds। हाँ तो मित्रों आपको क्या लगता है इसका क्या जवाब होना चाहिए? वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। अनिश, नेहा, मेघा, अंकित, रानू, शुभम, शालिनी, हरदीप सिंह, अंशुल, प्रिया, कल्पेश, प्रियंका, महिमा, सचिन, प्रदीप, हरिओम, अंकित, सैनी, हानि, सोनिका, आदित्य, शगुफ्ता, स्मृति, देवांशु, आशुतोष, कमलेश, यश, शालू, शिवान, गुड़िया, कल्याणी, अंकुर, दिव्या, तेजचंदन, हरदीप सिंह, अलका, अनुराग, साक्षी, कौशल, कोमल, गौरव, प्रियंका, छवि, अल्फ्रेड, अमर, ओम, हर्ष, शर्मिन, दीपक, शिवा, अर्जुन, हिलर, स्ट्रेट आंसर्स। इजी क्वेश्चन। इसका कारण ये है कि सीधा किताबों में जवाब नहीं, कोचिंग वालों के आंसर की भी मैच नहीं हो, हर एक आदमी अलग इंटरप्रिटेशन करे। यार अब फिर अब सोचने बैठते हैं, टेंजिबल वेल्थ मतलब क्या? फिजिकल चीजें, पैसा, मिनरल, गोल्ड, डायमंड। तो अगर हम समझो भारत के अंदर और ज्यादा माइनिंग करें, बच्चों से बाल मजदूरी करें, तो टेंजिबल वेल्थ तो बढ़ जाएगी, लेकिन क्या ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ेगा? नहीं, वो खराब होगा, क्योंकि बच्चे का एजुकेशन खराब हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा कैपिटल एक्यूमुलेट करता है, तो क्या आप ये कहेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत बढ़ रहा है? आप ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि आप याद करो, एनसीईआरटी में 4 अप्रोच थे ह्यूमन डेवलपमेंट के। पहला अप्रोच क्या है? इनकम अप्रोच। क्या आपके पास पैसा ज्यादा है तो ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा होगा? तो इस लॉजिक पर अगर लोगों के पास कैपिटल ज्यादा मोबिलाइज कर सकता है कोई, तो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ेगा, लेकिन उसके अकेले का बढ़ेगा ना। हम यहाँ पर पूरे देश के रूप में प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अगर नीरव मोदी स्कैम करके पैसा मोबिलाइज कर दे, पंजाब नेशनल बैंक से 10,000 करोड़ का कैपिटल लेके आए, तो उससे कोई भारत का ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव नहीं हो रहा है। उसी तरह ये जो माले की किंगफिशर कंपनी है, उसके पीछे यूबीआई कंपनी है या यूनाइटेड ब्रूरीज, वो दारू बनाती है, तो वो अपना आईपीओ लॉन्च करे, उसमें पब्लिक पैसा इन्वेस्ट करे, तो आपका कैपिटल तो मोबिलाइज हो गया, लेकिन क्या ये वो प्रोसेस है जिससे आपका ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर्मेशन भी होगा? तो वो डिबेटेबल बात है। यानी जो थर्ड स्टेटमेंट बोलता है अक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ, वो जम नहीं रहा है। इंडिविजुअल्स अगर ज्यादा कैपिटल अक्यूमुलेट करे तो ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ जाएगा, ये भी खास जम नहीं रहा है। सेकंड स्टेटमेंट इज मेकिंग सेंस कि पब्लिक अगर नॉलेज, स्किल और कैपेसिटी बढ़ा दे तो ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव हो सकता है। सो सेकंड इज करेक्ट। लेकिन सिर्फ सेकंड करेक्ट है ये बोल के ए, बी और सी में से कुछ भी हो सकता है, तो वी आर नॉट एट 50-50 स्टेट। तो फिर और सोचने बैठना पड़े। अच्छा, इंडिविजुअल अगर ज्यादा कैपिटल अक्यूमुलेट करे, तो भाई नीरव मोदी ने जो कैपिटल अक्यूमुलेट किया वो तो रिश्वत देके किया ना, वो आईआईएम से डिग्री लेके आया था, तो ह्यूमन कैपिटल तो वो लेके नहीं आया था। तो दैट इज नॉट मेकिंग सेंस। तो वन इज रॉन्ग, तो ये चला गया, डी चला गया। नाउ वी आर 50-50 बी और सी में से। तो फिर अल्टीमेटली उनका यूपीएससी का इंटरप्रिटेशन ये रहा कि अच्छा देखो, जनता का नॉलेज, स्किल और कैपेसिटी बढ़े तो आप कह सकते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। उसी तरह देश का इंटेंजिबल वेल्थ बढ़े, तभी आप बोल सकते हैं ह्यूमन कैपिटल बढ़ रहा है। क्योंकि इंटेंजिबल वेल्थ का मतलब क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट, म्यूजिक, ये सब कब हो सकता है? जब वहाँ की जनता पढ़ी लिखी हो, तभी ये सब पेटेंट, म्यूजिक, कॉपीराइट सब बनेगा ना। तो यानी कि वो दिखाता है कि एजुकेशन बढ़ रहा है और उससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट, देयरफॉर द आंसर इज सी। ऐसा यूपीएससी के आंसर की बोलती है, बट इट इज अ टफ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें इंटरप्रिटेशन के हिसाब से चले, किताबों में सीधे सीधे जवाब नहीं है, मुश्किल। आपके तो आसान क्या है भाई, आसान भी सवाल आते हैं, लेकिन जब ह्यूमन डेवलपमेंट के वो पूछते हैं तो वो यूजुअली ऐसे थियरी और कंसेप्ट में चले जाते हैं। और ये सिर्फ इसे हम कहें कि इट इज अकीलीज हील। वो ट्रॉय की जो कहानी है उसमें वो अकीलीस है, वो अजय योद्धा है, इनविंसिबल वॉरियर, लेकिन उसकी वो हील में अगर आप एरो मार देंगे मर जाएगा, जैसे दुर्योधन की जान पे आप गदा मारेंगे मर जाएगा। सिमिलरली ह्यूमन डेवलपमेंट और उसके आगे पीछे ऐसे जो प्रश्न आते हैं, दे पोज अ चैलेंज। ऐसा ही पॉलिटी में है। पॉलिटी में ऐसा क्या है, जब वो कंसेप्ट वाले सवाल पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी, बराबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ, ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो वो अलग अलग इंटरप्रिटेशन पे जाते हैं। उसका असली जवाब क्या, वो तो एक साल बाद यूपीएससी आंसर किया जाए तब पता चलता है। तो यस, दीज आर सम चैलेंजिंग एरियाज इन एवरी सब्जेक्ट। नाउ वी आर लर्निंग अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए अभी 1 से लेकर 17 गोल्स और उसके साथ जुड़ी योजना पढ़ेंगे। हालांकि योजना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ, तो ये अभी थोड़े समय में नहीं पड़ जाएगा। पहला गोल है गरीबी हटाओ। तो 2-3 दिन पहले हमने तो गरीबी हटा दी थी पिलर 6 में। मनरेगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये सब है। जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, आपका इसका गरीबी से क्या लेना देना? मान लो इंश्योरेंस नहीं लिया और घर में कोई मर जाए तो बाकी फैमिली और बर्बाद हो जाएगी। तो गरीब को और गरीब होने से रोकने के लिए भी इंश्योरेंस, पेंशन, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स रिक्वायर्ड। तो वनडी में जो भी पड़ा वो सब कुछ है। फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी गरीबी कम करने में मदद करता है। फिर है जीरो हंगर, वो भी हमने गुरुवार को या शुक्रवार को बुक सबकी मिटा दी होगी। तो पोषण अभियान है, मिड डे मील है जिसका नाम पीएम पोषण फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके नीचे 5 किलो फ्री में अनाज देंगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। फिर पिलर 4 याद करो, ग्रीन रेवोल्यूशन डैश कृषि उन्नति योजना, उसके अंदर सब मिशन है जिसमें हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करते हैं। तो ये सॉल्व दैट विल हेल्प। गोल 3 है हेल्थ। तो जो भी 6 में पड़ा वो सब हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत, जन आरोग्य योजना, मातृवंदना योजना 5,000 दो, जननी सुरक्षा योजना, बीपीएल महिला को 1,000 रुपए दो, शिशु सुरक्षा कार्यक्रम वगैरह से लेके बहुत कुछ चलता है। तो दैट इज गुड हेल्थ। गोल नंबर 4 इज एजुकेशन। वो भी हमने 6 बी में पढ़ लिया होगा। समग्र शिक्षा अभियान, उसमें क्या सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा, टीचर एजुकेशन, स्वयं पोर्टल, एजुकेशन पॉलिसी, ये सब है। गोल 5 जेंडर इक्वालिटी। तो पिलर 2D में याद करो, जेंडर बजट, उसके पार्ट ये था, बी था, फिर एक नया लेके पार्ट सी, ताकि उसमें और पैसा दिखाया जा सके। वो क्या मामला था हम पढ़ चुके हैं पिलर 2D में। फिर कल ही देखा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि, बेटी के नाम पे बैंक में फिक्स डिपॉजिट योजना करो। फिर पिलर 5 याद करो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बीपीएल महिला के नाम पे एलपीजी कनेक्शन सिलेंडर दो उनको। जो एमएसएमई महिलाओं के द्वारा चलाई जा रही है, तो सरकारी कंपनियां वहां से खरीदी करेंगे, 3% कोटा होगा उसका, ये देखा था पिलर 4B में। उसके बाद गोल 6 क्लीन वाटर सैनिटेशन, हाँ तो स्वच्छ भारत मिशन है। फिर अटल भूजल जल क्रांति, जल जीवन मिशन वगैरह बहुत कुछ हम पिलर 4 में देख चुके हैं। ये पानी के नाम पे और क्या क्या चल रहा है, मिशन अमृत सरोवर बाय रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, वो ऐसा था 1-2 साल पहले, 50,000 तालाब हम बनाएंगे। जलदूत ऐप, मतलब कुएं में कितना पानी है वो ये रस्सी से नापेगा डेप्थ, और फिर मोबाइल ऐप से अपलोड करेगा, तो ग्राउंड वाटर टेबल की आपको समझ मिलती है। फिर इकोनॉमिक सर्वे के कुछ ऑब्जर्वेशन, लेकिन वो मीन्स में ज्यादा काम है, प्रीलिम्स में कम काम के। इकोनॉमिक सर्वे ने एक बात की, नेक्सस, जो स्टेट या विलेज में इलेक्ट्रिसिटी कम होती है वहाँ एजुकेशन भी बर्बाद होता है। क्योंकि अब समझो गांव की स्कूल में बिजली नहीं है, बहुत गर्मी हो रही है, तो टीचर वहाँ पढ़ाने आएगा नहीं, वो सिटी में अपने घर पे सो जाएगा, और बच्चे वो भी गर्मी है तो वो भी नहीं आएंगे, तो बोर्ड एग्जाम में उनका रिजल्ट एकदम बर्बाद आना है। तो यानी एजुकेशन का इलेक्ट्रिसिटी के साथ नेक्सस है। हालांकि नेक्सस इज नॉट द राइट वर्ड, क्योंकि नेक्सस का मतलब क्या है, साठगांठ, मतलब जो माफिया डॉन की होती है। यहाँ पर ऐसा कि कोरिलेशन या ऐसा कोई वर्ड यूज करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं है इनको जो ठीक लगा उन्होंने ये वर्ड यूज किया है। हेल्थ और एनर्जी का नेक्सस है कि मान लो बिजली कम है, तो वहाँ पर आपको हॉस्पिटल में वेंटिलेटर और जो भी चीजें वो ठीक काम नहीं करेंगी, तो इन्फेंट मोर्टालिटी, मैटरनल मोर्टालिटी, ये सब बढ़ जाता है। एनर्जी का काफी महत्व है। तो गोल नंबर 7 अफोर्डेबल एनर्जी, वो पिलर 5 में हम देख चुके हैं। पहल सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर खरीदने के लिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य योजना, सोलर मिशन वगैरह वगैरह सब हमने देखा है पिलर 5 में। गोल नंबर 8 है सब डिसेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो उसके लिए जो भी बिजनेस शुरू करने के लिए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो कि बंद हो गई,
मुद्रा लोन, स्टैंड अप इंडिया लोन्स, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, वो क्लास 8 के लोगों को आचार पापड़ अगरबत्ती का बिजनेस शुरू करना है, लोन में पैसा मिले, से लेके बहुत कुछ है। गोल नंबर 9 इज इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, तो पिलर 5 में जो भी समझा, आवास योजना, ग्राम सड़क योजना, सागरमाला, भारतमाला स्मार्ट सिटी जो कि बंद हो गया, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन उसमें कितना पैसा 111 लाख करोड़ है, पीएम गति शक्ति क्या है, मेन मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो भी 15-16 मिनिस्ट्री का सब कोऑर्डिनेशन करेंगे, तो वी हैव डन दैट। आपको प्रीलिम में कोई इतना आसान भी नहीं पूछेगा, लेकिन ये सब आपकी जुबान पे होना चाहिए ताकि जब मेंस में निबंध में आप लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए भाई ये योजनाएं हैं, यहाँ पर फिट होती है। गोल नंबर 10 इज रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। तो भारत में इनइक्वालिटी कैसे कम करेंगे? गरीबों का उत्थान करो, गरीबों का उत्थान करने के लिए मनरेगा, फिर ये सब ग्रामीण कौशल योजना, स्टैंड अप इंडिया वगैरह जितनी भी योजनाएं हमने पिछले 2-3 दिनों में पढ़ी है। फिर ये एसडीजी गोल में ऐसी भी बात है कि अलग-अलग देशों के बीच भी इनइक्वालिटी कम करनी चाहिए। तो हम अपने पड़ोसी देशों को, लिस्ट डेवलप कंट्रीज को लोन में, ग्रांट में पैसा देते हैं ताकि अलग-अलग देशों के बीच भी असमानता, इनइक्वालिटी कम हो। गोल 11 इज सस्टेनेबल सिटीज। तो स्मार्ट सिटी हालांकि बंद हो गया, अमरूद, रुर्बन मिशन, आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, ये सब है। गोल 12 है रिस्पांसिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो मतलब बर्बादी नहीं करनी चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए, सर्कुलर इकोनॉमी। पीएम जीवन योजना, बायोफ्यूल के लिए गोबर, उजाला एलईडी बल्ब, ग्रीन बॉन्ड्स, उसकी मदद से जो भी पैसा मोबिलाइज करके ग्रीन प्रोजेक्ट में लगाए। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे कहता है चीन ने बहुत ग्रीन बॉन्ड इशू किया, भारत का भी कम है, और भारत के ग्रीन बॉन्ड में एक तकलीफ है, उसका नाम क्या है? ग्रीनियम। ग्रीनियम क्या है कि मान लो विमल गुट का आपको 18% इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, ग्रीन बॉन्ड 8% ऑफर कर रहा है, तो आप 10% लॉस लेके खरीद रहे हैं, वो है ग्रीनियम। लेकिन भारत के बॉन्ड लोग कम खरीदते हैं क्योंकि उनको विश्वास नहीं है कि ये पैसा सही दिशा में जाएगा। ये सब हम ऑलरेडी पिलर 1 सी में देख चुके हैं। गोल 13 इन क्लाइमेट, तो सब एनवायरमेंट कोर्स में आप देखना, एनईपीडब्ल्यूसी है, उसके मिशन, एयर क्वालिटी वगैरह वगैरह चीजें। गोल 14 पानी के नीचे जीवन, तो मरीन प्रोटेक्शन एरिया, कोस्टल रेगुलेशन जोन, ऑयल स्पिल, कोई क्रूड ऑयल का टैंकर बर्बाद हो जाए और समंदर में पानी बह जाए, ऑयल बह जाए, वो सब के लिए जो चीजें होनी चाहिए। तो मैंने आपको गोल 14 तक सिखाया, अभी और भी देख लेते हैं। गोल 15 लाइफ ऑन द लैंड, तो उसमें भी वापस ये सब एनवायरमेंट, ग्रीन इंडिया, हिमालय इकोसिस्टम प्रोजेक्ट टाइगर, फिर हमें अपना जो जंगल विस्तार है अराउंड 21% उसको बढ़ा के 33% करना है, ऐसे सब टारगेट है। उसके लिए मिष्टी योजना, मैंग्रोव प्लांटेशन करेंगे, उसकी बात है। अमृत धरोहर योजना की जो वेटलैंड्स हैं वहां पर कैसे टूरिज्म को प्रमोट करें, सस्टेनेबल लाइवलीहुड एनकरेज करें। प्रेजेंटली बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन में कितना एरिया प्रोटेक्टेड है? जमीन का 17% और समंदर का 10%, तो कम से कम 30% जमीन, 30% मरीन एरिया प्रोटेक्टेड होना चाहिए बायोडायवर्सिटी के लिए। ऐसा 30/30 गोल भी है यहाँ पर। पृथ्वी विज्ञान स्कीम, तो वो सब अर्थ साइंस की स्कीम है। ग्रो पोर्टल फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब आप खेती बाड़ी करो लेकिन साथ में कुछ बांबू या कुछ पेड़ लगा दो अपने खेत में और उसमें से भी पैसा निकलेगा। तो नीति आयोग इसको एनकरेज करने के लिए पोर्टल चलाता है, ग्रो पोर्टल फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री। एनवायरमेंट के नाम पे और भी बहुत चीजें, वो सब आप अनअकैडमी मैगजीन कोर्सेज वगैरह में देखना। तो पॉवर्टी हटा दी, हंगर चला गया, गुड हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर सैनिटेशन, एनर्जी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनइक्वालिटी, सिटीज, कंजम्पशन, क्लाइमेट, पानी के नीचे जीवन, जमीन के ऊपर जीवन। अब 16 और 17 क्या है? देखिए कई बार जो गरीब कैदी हैं वो बेल का पैसा नहीं निकाल सकते। कुछ बार उसको ऐसा बुलाओ कि तुम्हें 2 साल की सजा और 5,000 का जुर्माना देते हैं, लेकिन 5,000 भी उसके पास नहीं हो तो 1 साल और रहेगा जेल में। तो ऐसे लोग जेल से बाहर आ सके, इसलिए भारत सरकार उनको सपोर्ट देगी। ऐसी एक योजना 2023 बजट में बोला, लेकिन इसका गरीब कैदी छुड़वा दो योजना, और ऐसा कोई स्वतंत्रता सेनानी या राजनेता के नाम पे वो योजना का नाम दिया नहीं उन्होंने, और इसकी डिटेल भी कुछ अभी तक खास आई नहीं, तो एमसीक्यू सीन बनता नहीं है। या तो गोल नंबर 16 है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। तो प्रेजेंटली 1 लाख की आबादी में 2 मर्डर हो रहे हैं, उसको कम करके 1 मर्डर करना है। अब वो मुझे समझ नहीं आता वो कैसे होगा, क्योंकि जितना वायलेंस बढ़ रहा है, रोड रेज बढ़ रहा है, हाउ डू यू अचीव दैट? आप कहने सबको जेल में फिट के सजा देंगे वगैरह, आप भी जानते क्या हो रहा है। करप्शन कम करेंगे, अब 1 करोड़ की आबादी में 34 केस आते हैं, उसको आधे कर देंगे 17। कोर्ट्स की संख्या बढ़ाएंगे, चलो अच्छी बात है, सबको आधार कार्ड देंगे वगैरह वगैरह। तो ये सब पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, दैट इज गोल 16। गोल 17 इज पार्टनरशिप फॉर गोल्स, मतलब ये 1 से 16 जो गोल है इसके लिए सभी देश आपस में हाथ मिलाएं, पार्टनरशिप करें, ये सब बातें। अब आप समझिए पार्टनरशिप को किलोग्राम में नहीं नाप सकते, इसलिए नीति आयोग यहाँ पर कोई रैंकिंग नहीं बना सकता, क्योंकि कोई क्वांटिटेटिव टारगेट आप कैसे सेट करेंगे कि ये पार्टनरशिप इतना इतना हुआ। तो सिर्फ क्वालिटेटिव असेसमेंट दिया जाता है, गोल 17 का क्वांटिटेटिव असेसमेंट नीति आयोग नहीं देता है। लेकिन अलग-अलग ग्रुप बनते रहते हैं, जैसे ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, ऐसा G20 समिट 2024 में भी तब बना था। तो ये असल में क्या हो रहा है, गोल 17 जो आपसी देशों में पार्टनरशिप होनी चाहिए उसको एनकरेज किया जा रहा है। उसी तरह ये समिट ऑफ द फ्यूचर, ऐसा यूनाइटेड नेशन के साथ कुछ समिट हुआ, तो ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट फॉर एआई, डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशन, ये सब बहुत कुछ हुआ। एक दो लाइन में मैंने समरी दी होगी आपके हैंडआउट में। बियॉन्ड दैट जो भी आईआर एनवायरनमेंट के कोर्सेज हैं या मैगजीन वगैरह आप देख रहे हैं उसमें आप देखना। मैं काम से भाग नहीं रहा, लेकिन आप समझो मैं फिर बहुत ज़्यादा अपने को स्ट्रेच करूँगा, तो उसमें ये ऑलरेडी 1200 पेज तो हो गए, फिर और ऐड होके 1300-1400 पेज हो जाएंगे, देन इट विल बिकम अननेसेसरीली बल्की। तो ये सब कुछ जो हमने देखा 17 गोल्स, इसमें से भी एक इंटरेस्टिंग क्रेजी क्वेश्चन आया, वो ऐसा है। देखिए 17 गोल्स मैंने अभी आपको पढ़ाया, तो सारे आपको याद रहे होंगे, मैं ऐसा मानता नहीं। तो हिंट में मैंने सारे गोल्स इधर लिख दिए 1 से 17, और आपको ये पूछा गया है यूपीएससी ने कि कौन सा गोल नहीं है, ऐसा आपको पूछा है। तो ऑप्शन ए बी सी डी है, मतलब मैं आपको 40 सेकंड देता हूँ, सुकून से स्लाइड देखो, फिर वोटिंग लाइन करते हैं। हाँ, तो कौन सा गोल नहीं है ऐसा पूछा है। वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। टीकू, नितिन, हर्षित, सचिन, आवी, स्मृति, विशाल, सन्यासी, दिव्या, संभवी, अंजू, पंथ, शुभम, मधु, उदय, डॉक्टर मोहित, सुहेल, सुप्रिया, कनिका, टेक चंदन, कविता, रवि, आंचल, लियो, कुमुद, बाला, गौरव, अमीन, निशा, अलका, हिमांशु, गौरव, कौशल, वैभव, विनय, सत्यम, सचिन, ऋषि, दीपक, नंदिनी, शिवा, दर्शन, कवि, अल्फ्रेड, अमर, ओम, शर्मिन, हर्ष, दीपक, अर्जुन, शिवा, हिलरी, करेक्ट आंसर्स। इसमें विवाद किस कारण से हो गया, ये देखिए जवाब तो इसका ऐसा है कि रिड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा तो गोल है नहीं, इसलिए जवाब हो जाएगा बी। लेकिन प्रश्न में उसने क्या पूछा है, एक एसडीजी इंडिया इंडेक्स नीति आयोग ने बनाया है, उसमें 17 जो गोल्स हैं उसको वो मॉनिटर कर रहा है और हर एक स्टेट का प्रोग्रेस देख रहा है। तो जीरो हंगर हुआ कि नहीं उसका प्रोग्रेस देखेगा, यस। लाइफ बिलो वाटर उसका भी देखना चाहिए, रिस्पांसिबल कंजम्पशन उसका देखना चाहिए, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप लॉजिकली सोचो कि नीति आयोग को अगर इंडेक्स बना के मॉनिटर करना है तो जब आप कहते हैं जीरो पॉवर्टी, तो उसके लिए रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट को चेक करना चाहिए कि नहीं। उसी तरह ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ वाला है उसके लिए भी चेक करना चाहिए। दूसरी बात यहाँ वो क्या पूछ रहा है कि नीति आयोग
17 गोल मॉनिटर कर रहा है सभी स्टेट्स के लिए, तो कौन सा नहीं है? अब आप ये वाला देखो इंडेक्स, गोल नंबर 14 है, लाइफ बिलो वाटर। तो उसमें आप देखो, ये उनका मैंने नीति आयोग का रिपोर्ट कॉपी किया। सारे स्टेट्स को वो मेजर नहीं करता है, केवल कोस्टल स्टेट्स, तटवर्तीय राज्य जहां पर लाइफ बिलो वाटर मतलब समंदर की बात हो सके, सिर्फ उनको रैंक दे रहा है। तो आप देखो इसने ही रैंक है, तो यानी इसका जवाब तो सी भी हो सकता है, क्योंकि प्रश्न क्या पूछता है कि नीति आयोग का स्टेट इंडेक्स फॉर ईच स्टेट डज नॉट हैव व्हाट, तो आंसर इज सी, लाइफ बिलो वाटर। क्योंकि आंसर भी तो हो नहीं सकता ये सोचे अगर हम कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ और जीरो पॉवर्टी के लिए नापते तो होंगे इनडायरेक्टली वगैरह वगैरह। तो देयर वाज लॉट ऑफ डिबेट, अल्टीमेटली जो आंसर किया है उसमें उन्होंने बोला जवाब है बी, रिड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इससे क्या मतलब हुआ? इससे मतलब ये हुआ कि जो प्रोफेसर है उसने होशियारी मारने में क्वेश्चन लंबा कर दिया और आंसर की बनाते वक्त उसने सीधा चार्ट देख के 17 गोल को वो चला गया। खैर, तो करेक्ट आंसर इज बी, बट टेक्निकली इट कैन नॉट बी, इट शुड नॉट बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रश्न में वो कुछ और पूछ रहा है। लेकिन फिर जवाब बनाते हुए अच्छा 17 से कुछ भी कर दो। मे भी मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा कि प्रोफेसर ने बोला होगा अपने पीएचडी स्टूडेंट को कि मुझे यूपीएससी वालों ने बोला है कुछ प्रश्न बनाने हैं, लेकिन मैं अब राजा बन गया हूँ, तो ये 2-4 चीज मुझे याद आ रही है, तुम इसमें से बना देना। पीएचडी स्टूडेंट ने अब, दैट इज व्हाट आई फील वुड हैव हैपेंड। आपके क्वेश्चन कैंसिल क्यों नहीं करा है भाई? किसी ने कंप्लेन तो करना पड़े, इसमें लोगों ने सबने भी किया होगा, फिर कंप्लेन नहीं किया होगा। एनीवेज, तो ये मित्रों समिट फॉर फ्यूचर और ऐसे बहुत सारे यूएन और एनवायरमेंट के समिट वगैरह हुए होंगे। सारी चीजें मैंने कोर्स में कवर नहीं की, क्योंकि वरना हैंडआउट बहुत लंबा हो जाएगा और हम एनवायरमेंट में चले जाएंगे, पर वो आप करना, उसमें से कुछ सवाल निकलते रहते हैं। तो इधर अपना प्रीलिम का कोर्स खत्म होता है, एक चीज बचती है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिसाब ये है कि पिछले 13 सालों में 2 बार उन्होंने सवाल पूछे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने 2023 मई महीने में 2 लेक्चर किए थे रिकॉर्डेड अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, उसका हैंडआउट और वो सब उसमें मिल जाएगा आपको। तो आज से लेके प्रीलिम एग्जाम है उसके बीच जब भी आपको टाइम मिले वो आप 2 वीडियो देख लेना, हैंडआउट डाउनलोड करके जितना याद रहे जितना समझ आए वो कर लेना, ताकि अगर कुछ पूछे देन यू आर इन कंफर्ट जोन। क्योंकि समझो उसमें करने आपको सब जानते मेरे हैंडआउट में क्या सब ग्राफिक्स होगा, इंडेक्स होगा, पीवाई होगा, 40 पेज का लगे, लेकिन असल में समझो 15 पेज के आसपास ही असल प्योर कंटेंट उसमें होगा। ये सप्लाई और डिमांड के ये ग्राफ्स होते हैं, ये उसकी विभावना है, ये 4-5 बड़े कांसेप्ट है। तो टाइम मिले तो करना, नहीं टाइम मिले तो बाकी सब्जेक्ट करना। सो इट इज देयर, आपके सब्सक्रिप्शन में ये अपन रिकॉर्डेड है, लाइव में पढ़ाता नहीं क्योंकि वो खास पूछ नहीं रहे। अब 3 आपको प्रश्न होंगे कोर्स खत्म करने पर, इकोनॉमी में और क्या करना है, जनरल स्टडी में क्या करना है। देखिए प्रीलिम्स के लिए थियरी कारण जो भी संभव था मैंने पढ़ा दिया, इसके बाद जो भी है वो भगवान मालिक है, खुद से डंडा नहीं लेना है, इधर उधर के पीडीएफ नहीं उठाने हैं, जो आपको दिया उतना श्रद्धा से विश्वास से रिवाइज करो। ऑफ कोर्स यूपीएससी उसके बाद भी प्रश्न पूछेगी और वो समझो वो बेटर टू डू सम अदर सब्जेक्ट्स। तो प्रीलिम के लिए कुछ नहीं करना है बियॉन्ड व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस कोर्स। मैक्सिमम खुद से क्या करना है, तो जो मैंने आपको भी बताया, टाइम मिले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेरा 2023 के 2 रिकॉर्डेड लेक्चर और उसका हैंडआउट इफ टाइम परमिट्स तो वो करना है, वरना वो भी नहीं करना है। 2 हफ्ते बचे तो इतना ही हो सकता है और कुछ हो नहीं सकता। तो वी आर डन फॉर प्रीलिम्स इकोनॉमी। इसमें भी जो अपना तर्क है कि चलो 15 से 18 सवाल आए, 10-12 सॉल्व हो सके, उतना भगवान की मेहरबानी रहे। मेंस के लिए क्या करना है, मेंस के लिए मेरा कोर्स आएगा जून में, तो अभी से हवा में मैं आपको ज्ञान दूंगा, ये करना है वो करना है, उसका तो मतलब नहीं है, वो कोर्स आप कंप्लीट करें। मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर डन देयर, उसके ऊपर 1-2 चीजें करनी होती है, वो क्या करनी होती है वो तब मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए कोर्स का अपना आजकल फ्रीडम ये चल रहा है, प्रीलिम्स के कोर्स जो आते हैं फरवरी में आता है, जो मैंने आज खत्म किया। इसके बाद दूसरा आएगा अगस्त को, अच्छी तारीख देख के लॉन्च करेंगे, मे बी 15 अगस्त को। तब तक क्या, तो भाई जून जुलाई में मैं मेंस पढ़ाऊंगा ना अभी, तो मेंस का भी नेक्स्ट कोर्स जून महीने में आएगा। यूपीएससी का रिजल्ट यूजुअली 15 दिन के आसपास आ जाता है, तो 25 तारीख को परीक्षा खत्म हो, उस हिसाब से गिन लो, और रिजल्ट आने के 1-2 दिन बाद या जो भी अच्छा गुरुवार मुझे दिखे विल डू दैट। तो मैं इधर ही आपके सब्सक्रिप्शन में, ये नीड नॉट वरी। कुछ लोग कहेंगे कि हमारा सब्सक्रिप्शन खत्म हो रहा है भाई, तो भी चिंता मत करिए, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो यूजुअली अनअकैडमी वाले या तो फ्री में या 999 में आपको एक्सटेंशन दे देते हैं, तो अपन उसके प्रीलिम क्लियर करना पड़े देन वापस आप आ जाना इधर ही है। मेंस का ये जो कोर्स है ये जब खत्म होगा फिर दोबारा आएगा अक्टूबर में। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी 2-5 दिन में सब्सक्रिप्शन लिया और इधर बैठे 2026 को टारगेट करें, तो मेरी आपको सलाह है कि इसको आप छोड़िए, अभी आप बाकी सब्जेक्ट तैयार करो, जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह। अगस्त में मेरा जो प्रीलिम का कोर्स है वो देखना शुरू करें, और उसके बाद उसी के कंटिन्यूएशन में अक्टूबर में जो मेंस का कोर्स है उसको आप देखना शुरू करें, क्योंकि आप समझो साइकिल से चला है। फरवरी में जिनको प्रीलिम्स का पढ़ा है उनको मैं जून में मेंस पढ़ा रहा हूँ, आप बीच में इधर आके बैठेंगे आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रीलिम्स का सब ज्ञान होना चाहिए, उसके ऊपर हम बिल्डअप करते हैं मेंस का ज्ञान। तो दैट इज डन। और फरवरी में अगले साल अपनी फ्री सीरीज आएगी विन 26 सीरीज, तो आपको दोबारा मेरे कोर्स नहीं देखना है, एक ही बार देखना है, और फिर फरवरी में विन 26 वो फ्री अपडेट्स आपको मिलेंगे। जिनका ये कि अभी प्रीलिम्स है और कौन सा पिलर का क्या हिसाब है, जो मैंने आपको बताया। पिलर 1 का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है, पिलर 2 वैसे आसान है, अपन प्रश्न कमाते हैं। पिलर 3 में अगर कंसेप्ट के क्वेश्चन आ गए, करेंसी एक्सचेंज वगैरह तो अच्छा है, फैक्ट ऑर्गेनाइजेशन आए तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है। 4, 5, 6 तो हमने अभी खत्म किया ना, तो उसका उतना रिवीजन ना भी हो पाए, आपकी मेमोरी में ताज़ा होना चाहिए। 5 और 6 में हमने देखा कि यूजुअली जो स्कीम्स पूछी जाती है उसमें माइक्रोस्कोपिक जनरल नॉलेज वो पूछ रहे हैं। मैंने कोशिश की हैंडआउट को करने की, पर फिर भी मैं खुद भी कॉन्फिडेंटली बोल नहीं सकता कि भाई वो जो भी पूछेगा सब कुछ इधर दिया ही होगा, क्योंकि बहुत कुछ छोटा-छोटा सब पूछना शुरू करते हैं। अल्टीमेटली क्या होगा, इवन आई कैन नॉट से फॉर श्योर कि क्या होगा, वो तो भगवान पे ही, अब तो मैं तो छोड़ देता हूँ। कुल मिलाकर अज्यूमिंग कि पिछले कुछ सालों से जो ट्रेंड चल रहा है अगर उसके कंटिन्यूएशन में ही चला, तो ये होना चाहिए ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के 30 सवाल आने चाहिए, जिसमें से आप 12-15 सॉल्व करें। पॉलिटी के 15 सवाल आए, उसमें से 10 एक सवाल लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो सके, फिर जो भी 3-4 सवाल हो वो इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन सीरीज और वो रूल ऑफ लॉ क्या होता है और एनसीईआरटी का ऐसा सब इंटरप्रिटेशन बेस पूछा हो, वो आपकी कैपेसिटी पर है। इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट की में भी 15 से 18 सवाल, उसमें से 10-12 हो पाए तो भगवान की मेहरबानी है। तो इतना खींचा हमने 3 सब्जेक्ट में, अराउंड 35 क्वेश्चंस। तो हो गए अपने जो भी मार्क कितने हुए, 70 मार्क हो गए, लेकिन फिर भी अभी थोड़े और मार्क चाहिए होंगे ना, 90 के आसपास कट ऑफ के आसपास जाना हो तो बाकी जो भी सब खींचना है, हिस्ट्री, साइंस, एक्सपोर्ट, हायर डिफेंस वगैरह में से थोड़ा-थोड़ा आप खींचे। दैट इज हाउ आई वुड हैव प्रिपेयर्ड। अब देखिए आखिर में हो क्या सकता है, इंडिया ईयरबुक तो मैक्सिमम तो हमने कर दिया, ज़्यादातर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट स्कीम्स। जो नहीं किया होगा वो क्या, कि पहला जो चैप्टर है उसमें सब ज्योग्राफी की बात है, फिर एनवायरनमेंट का चैप्टर उसमें बहुत सारी बातें मैंने इधर नहीं लिखी, हैंडआउट लंबा हो जाए। फिर वो स्पोर्ट्स का चैप्टर, फिर वो डिफेंस का चैप्टर जिसमें मिलिट्री वगैरह की बातें होंगी, खेल रत्न, भारत रत्न, फिर ये लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर, ये सब का रैंक कैसा एक बार पूछा, पद्म अवार्ड्स और उसका क्या हायरार्की है। तो वो टाइम मिले तो सब जनरल नॉलेज देखना, पूरी किताब खरीदनी नहीं है, अनअकैडमी ने पीडीएफ बनाई है, नेट पे थोड़ा सर्च करो अनअकैडमी यूपीएससी डाउनलोड, गूगल सर्च अनअकैडमी यूपीएससी डाउनलोड, तो पहला लिंक मिले उधर मिल जाएगा। और टाइम मिले तो आप एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस थोड़ा बहुत देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आज़ादी के बाद का भारत, उसका 1-2 सवाल पिछली प्रीलिम्स में पूछे थे हिस्ट्री में। एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज आपको देखनी नहीं है, क्योंकि हमने इकोनॉमी के कोर्स में कवर कर ली, पर मान लो अगर कोई स्टूडेंट नहीं होता तो उसको वो देखना चाहिए था। यू डोंट हैव टू सी दैट, क्योंकि उसमें से काम की चीज़ मैंने पढ़ा दी। आपको सारी की सारी चीज़ नहीं पढ़ाई, वरना वो स्कूल में 500 पेज का हैंडआउट हो जाता, काम की चीज़ पढ़ाई है, उसके बाद का भी पूछ सकते हैं, तो फिर भगवान मालिक है। एनसीईआरटी ह्यूमन ज्योग्राफी, हाँ इसको पढ़नी चाहिए, रिवाइज करनी चाहिए। कुछ लोग आपको ये कहेंगे इसमें आउटडेटेड चीज़ है, हाँ होंगी कि मान लो ब्रिटेन में वो कहीं इधर कोयले की खदान है, अपना कोयले की खदान खत्म हो गई होगी, पर भैया प्रश्न तो देखो जो जीडीपी के ह्यूमन डेवलपमेंट के पूछे हैं, वो तो सिंपल से ही पूछे ना, ये तो सब स्ट्रेटेजी है।
तो ऐसा डर-डर के जिएंगे तो 100% परफेक्ट तो कोई बुक या मटेरियल हो नहीं सकता। इफ देयर इज टाइम लेफ्ट, एनसीईआरटी बायोलॉजी 11-12 की सिलेक्टिव स्टडी फ्लोरा, फौना, बायोटेक, पशु-पक्षी, जानवर, 2 से 3 सवाल वहाँ से आ रहे हैं। हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उस पे आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन सीरीज पर ना वो समझो पूरे साल का आपने नहीं देखा तो अभी क्या ही देख लेंगे। बट आदत रख लीजिए पूरा साल, देन इट कैन हेल्प एट सम पॉइंट। वरना करंट अफेयर्स पीडीएफ में सब होगा। टी-सेट का जो करना है, टी-सेट में अपने पास 2 फैकल्टी हैं, मधुकर सर एंड ऋषि सर, जो आपको आपके पैटर्न के हिसाब से ठीक लगे। पर वो देख लेना, वो सब सारी कोर्स आपकी एमबीए है, उसका कोई अलग फीस नहीं है। तो दिस इज वन थिंग, मतलब ये पॉलिश लगाया जा सकता है। इकोनॉमी में क्या पॉलिश लगाना है? इकोनॉमी में कोई पॉलिश नहीं लगाना भाई। जो पढ़ा दिया उतना ही, 1200 पेज का हैंडआउट है, उसके ऊपर क्या ही पॉलिश मारोगे? उतना कर लिया वही बड़ी बात है। टाइम में तो माइक्रो इकोनॉमिक्स देखना है, बस उतना ही करना है। व्हाट इज नॉट प्रैक्टिकेबल? अभी 2 हफ्ते हैं, डॉक्टर की दवाई पे यकीन होना चाहिए, तभी वो दवा असर करती है। तभी ये जो भी आपको अनअकैडमी के टीचर्स ने पढ़ाया, जो मटेरियल दिया, पावर पॉइंट, जो आपके पास खुद की किताब है, वो मोर देन इनफ है। अब नया पकड़ने बैठोगे, अच्छा मैं पीआईबी कंपाइलेशन देखता हूँ, तो बहुत कुछ ओवरलैप होगा जो गवर्नमेंट स्कीम हमने पढ़ी है या जो एनवायरनमेंट ज्योग्राफी के टीचर से आपने पढ़ा होगा। पॉलिटी में बेयर एक्सपर्ट था, उसका आरओआई इतना जोरदार नहीं भाई। जैसे याद करो क्या पूछा, माइनर मिनरल्स, तो एक बार पूछा ना, अब ऐसा कुरेद के निकाल तो कोई अंधे नहीं, हर साल 1-2 सवाल ऐसे होंगे, अपन उसके लिए 500-500 पेज का बेयर एक पढ़ने बैठोगे। तो ये पॉलिश मारना, ये प्रैक्टिकल बात नहीं। नितिन सिंघानिया, मतलब आउट ऑफ ऑल द बुक्स आई हैव सीन, मेरे हिसाब से ये सबसे बेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कि आप 800 पेज मेमोराइज करके जाओ तो एक एमसीक्यू आ सके। ऐसी वो चीज़ है। वाइल्ड लाइफ पे कोई फॉरेन ऑथर की बुक या कोई नया कंपाइलेशन आ जाए वगैरह वगैरह, इसका कोई अंत नहीं है भाई। नदियों का, रिवर्स इन न्यूज़, वाइल्ड लाइफ पार्क्स इन न्यूज़, तो पूरे साल आपने जो किया नहीं है, अभी आप करने बैठोगे कितना याद रहेगा? दिमाग को एक बार पढ़ता है, 2-3 बार रिवीजन मारता है। तो ये सब समझो कंपाइलेशन कंपाइलेशन मैराथन, इन माय ओपिनियन दिस इज लाइक रशियन सलाड और वो सब इटालियन पास्ता है। आर दिस ऑफरिंग्स आर प्रोडक्ट्स आपके भले के लिए क्रिएट हो रहा है, या फिर कि उसको यूट्यूब पे चला के उसके व्यूज लाने और व्यूज लाके कोर्स बेचने इसके लिए हो रहा है? आप तार्किक रूप से सोचे, देन यू रियलाइज कि भाई तो अपने पास जो है पहले से, वो सब्जी रोटी और घर का खाना ही बेस्ट है। तो डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन सच थिंग्स। मैं रोक नहीं रहा, पर वो करने में मुझे इतना फायदा दिखता है। पीटी 1275 उतने साल भाई सॉल्व ही नहीं होते। वो तो कुछ भी बोल सकता है, पर आप क्या इतना रट के जा सकते हैं? इतना तो वो असल में सॉल्व कितने हो सकते हैं? 3, 4, 5 मैक्सिमम सॉल्व हो सकते हैं, ऐसी बात है वो। तो ये एक बात हुई। बाकी मैंने आपको शेड्यूल वो बाद में वापस रिपीट करूँगा। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा अटेम्प्ट वो ऑप्टिमल होता है। उसके बाद क्या ट्रेंड बदलता है, आपकी शादी हो जाए, कुछ और नौकरी ढूँढनी पड़े, पापा रिटायर हो जाए, फाइनेंशियल इश्यूज, तो बाद के अटेम्प्ट में मजा कम रहता है। आपका इस बार रैंक 6 का भी तो सिलेक्शन, माफ कीजिए रैंक 1 का तो छठा या 5वां अटेम्प्ट था, सिलेक्शन हुआ। एक्सेप्शंस डू नॉट मेक रूल्स। मैं आपको रोक नहीं रहा, लेकिन समझो पहले 3 अटेम्प्ट में मैक्सिमम मेहनत करके जो निकल सके आप निकाल लो। वरना फिर प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए। प्लान बी के बारे में सोचते वक्त क्या-क्या हो सकता है? क्या-क्या अच्छे बुरे उसके आयाम है? वो खुद में आधे घंटे का मुद्दा है। मैंने एक बार वीडियो बनाया था, अनस्टॉपेबल चैनल पे जाना, पूरी कायनात की जिम्मेदारी नहीं है, प्रीलिम्स पास कराना, फिक्स योर मिस्टेक प्लान बी। उसमें मेरे ख्याल से 17 मिनट से वो चालू होता है ज्ञान। जब फ्री टाइम मिले तो देखना, अभी नहीं देखना, प्रीलिम एग्जाम खत्म होने के बाद देखना है। टीचर का मैंने आपको बताया। तो नाउ आगे का कार्यक्रम, गुरु, शुक्र, शनि अलग-अलग टेस्ट होती रहेगी। शनिवार को बड़ी टेस्ट होगी, जिसमें 100 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, सारे हैंडआउट से 1 टू 6। आपने याद किया तो देना, नहीं याद किया तो लोड नहीं लेना है। जब आपका कंप्लीट हो जाए रिवीजन, तब आप उस टेस्ट को देना। एफएक्यू फॉर्म खुला ही है, अब तक जो सवाल है मंगलवार को अपलोड करता हूँ, माफ कीजिए 13 तारीख को। और उसके बाद भी सवाल आप पूछ ही सकते हैं, गूगल फॉर्म खुला ही रहेगा, 20 तारीख तक खुला रहेगा। उसका जवाब फिर मैं 21 को अपलोड करूँगा। आपके तो और भी थोड़े दिन खिला रखते हैं, उसमें होगा ये मित्रों कि 25 को प्रीलिम है, तो समझो मुझे जाना पड़ेगा बेंगलुरु, उधर से लाइव आंसर की प्रोग्राम होता है, और उधर जाना इसका मतलब कि कुछ दिन पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे और भी आगे पीछे की जो वीडियोस बनाने हो, एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो, आगे की बैचेस का सब प्लानिंग करना हो वगैरह वगैरह। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो तब फिर जमता नहीं आंसर के जवाब एफएक्यू रिप्लाई करना। तो अप टू 20 जो भी आपको डाउट पूछते रहें, जिनकी मौत का कोई सवाल बनाना नहीं है इस एग्जाम को, सिलेक्शन है तो भी ठीक है, नहीं सिलेक्शन है तो और ठीक है। और ठीक कैसे है? जितने सिलेक्ट हुए तो सिलेक्ट होने के बाद सुखी कौन है? मुझे तो एक ही 2 लोग हैं वो सुखी हैं, बाकी सब उनका फिर दूसरा रोना होता है कि हम आईएएस तो बन गए, लेकिन अच्छा डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, मनपसंद हमको कैडर नहीं मिला। गुजरात से कुछ ऐसे 4-5 लोग आईपीएस बने पिछले राउंड में, लेकिन उनके पोस्टिंग ऐसे हैं नागालैंड, असम, मेघालय वगैरह, तो उनको ये दुःख रहता है कि हमें घर के करीब कुछ मिलता रहा तो फैमिली के साथ रह सकते। तो सी इवन आफ्टर सिलेक्शन पीपल विल हैव वैरायटी ऑफ इश्यूज। आप कितना खुश रहना चाहते हैं, खुश रह सकते हैं, आप दुखी आत्मा बनना चाहते हैं, दुखी भी रह सकते हैं। तो सिलेक्शन है तो भी बेस्ट है, नहीं है तो भी बेस्ट है, नहीं है तो और बेस्ट है, क्योंकि सरकारी नौकरी से ज़्यादा आप कुछ और बड़ा करने की कोशिश करें। तो डोंट मेक इट अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। सबसे बढ़िया और जादुई सलाह मैं आपको देना चाहूँ तो वो ये होगा, 24 की रात को सो जाना टाइम पे। आप टाइम पे सोते नहीं, आप मैं देखता हूँ 4-5 बजे तक रिवीजन करता हूँ। नींद पूरी आप नहीं करते, स्पैन ऑफ अटेंशन कम होता है। फिर एग्जाम के दिन बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती है कि आपको दिमाग में भी लग रहा है, लेकिन आपका गोला बन रहा है ए का, और ये सिली मिस्टेक और ज़्यादा बर्बाद करती है सीसेट में, क्योंकि कैलकुलेशन में गड़बड़ हो, कॉम्प्रिहेंशन में गड़बड़ हो, रीजनिंग में ये कौन किसका बाप भाई है, उसका चार्ट बनाने में गड़बड़ हो, ब्लड रिलेशन वगैरह, इट टेक्स यू, तो मतलब वो खराब करता है। जो पूरा साल पढ़ लिया तो पढ़ लिया भाई, अगली रात को आप पढ़ लोगे तो वो पूछा जाएगा, ऐसा बहुत कम आता है। यार ज्ञान देने को और भी है, बट आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते रहेंगे, क्योंकि इसके बाद भी जून में मेरा कोर्स तो आएगा ही, तो मेंस की क्लासेस में हम लोग मिलेंगे। तो आई एंड द क्लास हियर, आप सबको बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएं। टाइम पे कोर्स खत्म हो गया, आपको कुछ बार रीशेड्यूल करना होगा, 1-2 कार्यक्रम में मुझे जाना पड़ा था, लेकिन टाइम पे फिर भी कंप्लीट हो गया, भगवान की मेहरबानी है, आप सबकी दुआएं हैं। ऑल द बेस्ट, लेट्स मेक इट।